हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 18 अपशिष्ट जल की कहानी के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये इस बुक का आपका लास्ट चैप्टर है। हमने बाकी जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेकर 17 तक के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रखे हैं। वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। इसके हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, जल को स्वच्छ करना को दूर करने का प्रक्रम है। तो जल को स्वच्छ करना प्रदूषकों को दूर करने का प्रक्रम है। जल के अंदर जो गंदगी है, जिन्हें प्रदूषक कहा जाता है, उन प्रदूषकों को दूर करना जल को स्वच्छ करने का कहलाता है। दूसरा है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वाहित मल कहा जाता है। तीसरा है, शुष्क का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है। नालियां खाली जगह और खाली जगह के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तो नालियां चाय की पत्ती और ठोस खाद्य सामग्री के कारण क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। तो ये आपकी खाली जगह थी। पहली खाली जगह में प्रदूषकों, दूसरे में वाहित मल, तीसरी में आपंक और चौथी में चाय की पत्ती और ठोस खाद्य पदार्थ। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वाहित मल क्या है और अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? समझाइए। सबसे पहले बताना है कि वाहित मल क्या है और अनुपचारित वाहित मल को हमें जल स्रोतों के अंदर विसर्जित क्यों नहीं करना चाहिए, उसका हमें कारण बताना है। तो देखें, घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेती और जितनी भी अन्य मानव क्रिया है, उस क्रियाओं में जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं, वो अपशिष्ट जल जिसमें गंदगी मिली हुई है, वो क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। अब जो अनुपचारित वाहित मल है, जिसको हमने शुद्ध नहीं किया है, उस वाहित मल को नदियों और समुद्र में विसर्जित करने से नदियों और समुद्र का जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से फिर त्वचा संबंधी रोग और पीने से पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। कभी कभी जल संबंधित रोगों से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः किसी भी वाहित मल को जल स्रोतों में विसर्जित करने से पहले उसे क्या किया जाना चाहिए? उसे शुद्ध किया जाना जरूरी है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, तेल और वसाव को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? समझाइए। मैं बताना है कि तेल और जो वसा वाली चीजें हैं या ऐसे जो पदार्थ है, उनको हमें नालियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण बताना है। देखो, तो तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें क्या कर सकते हैं? अवरुद्ध कर सकते हैं। ये क्या हो जाते हैं? जो पानी के प्रवाहित करने के पाइप है, उसमें एक मोटी परत बना लेते हैं, जिसके कारण वो आगे पानी को बढ़ने से रोकते हैं, यानी पानी का रास्ता रोक लेते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा के रंध्रों को क्या कर देती है? बंद कर देती है। जो खुली नालियां होती है, उनमें जो वसा और तेल वाली चीजें हैं, वो मृदा के जो रंध्र होते हैं, मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे वो पानी को अपने अंदर सोखती है, उस मृदा के रंध्रों को वो क्या कर देती है? बंद कर देती है, जिससे जल को फिल्टर करने की जो प्रभाविता है, जो मृदा की क्षमता है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जो जल है वो मृदा के अंदर समाहित नहीं हो पाता। ठीक है। अतः तेल और वसाव को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। बल्कि उनका किसी निश्चित स्थान पर ही भंडारण या उनका विसर्जन करना चाहिए, ताकि कुछ निश्चित क्षेत्र की ही मृदा खराब होगी, बाकी क्षेत्र की मृदा या भूमि प्रवाहित जहां पर वो तेल और वसा हो रही है, वो वाला क्षेत्र खराब नहीं होगा। केवल जहां पर आप उसका उपचार करोगे, जहां पर उसको आप डालोगे, वही क्षेत्र क्या होगा? खराब होगा। बाकी क्षेत्र उस तेल और वसा के प्रभाव से नष्ट नहीं होगा। ठीक है। अगला, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में
सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। बताना है कि अपशिष्ट जल से जो स्वच्छ जल प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण शामिल है उनका हमें वर्णन करना है। देखें, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में क्या होता है? तो सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से भरे सलाका से गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन, डंडिया आदि क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। पहले चरण में क्या किया जाता है? जो अपशिष्ट जल है उसको जो ऊर्ध्वाधर छड़, बड़े बड़े खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने जो सलाका होते हैं उनसे गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है? जो मोटी मोटी गंदगी है वो मोटी मोटी गंदगी उससे अलग हो जाती है। फिर बात आती है दूसरे चरण की। अब वाहित मल को ग्रिट और बालू को अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। ठीक है, इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे इसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकर पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। फिर उस वाहित मल को अन्य किसी प्रक्रम या टंकी से गुजारा जाता है, जिसके जरिए उसमें से और छोटी छोटी जो गंदगी है वो क्या हो जाती है? दूर पेंदे में बैठ जाती है और पानी ऊपर से होकर बह जाता है। फिर बात आती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण में क्या होता है? तो द्वितीय चरण से प्राप्त जल, जो हमें जल द्वितीय चरण से प्राप्त हुआ है, उस जल को एक ऐसी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलानदार होता है। कैसा होता है? बीच वाला भाग उसका ढलानदार होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस मध्य भाग की तली में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। और यह क्या होता है? यह आपंक या सलज होता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे? जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को अपमथरित या स्कीमर द्वारा अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। ठीक है, अब आपंक को प्रथम टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जहां अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है और इस प्रक्रम में उत्पन्न बायोगैस को ईंधन अथवा विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगले चरण में क्या होता है? चतुर्थ चरण में जो निर्मलीकृत जल हमें तीसरे चरण से प्राप्त हुआ है, उस निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे वायवीय जीवाणुओं की क्या होती है? वृद्धि होती है और ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में बचे हुए मानव और खाद्य अपशिष्ट पदार्थों, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकालकर उसे रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन अथवा उसे ओजोन से गुजार कर क्या कर दिया जाता है? शुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चरण से, जिस चरणों की मदद से हम अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल में बदल सकते हैं। ठीक है, ये काफी बड़ा प्रश्न है, तो ऐसा परीक्षा में इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा आपके। अगला प्रश्न है, आपंक क्या है? समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो अभी हमने देखा था आपंक क्या है। तो आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। जो गंदा जल होता है उसके साथ में मिली हुई जो अशुद्धियां है वो क्या कहलाता है? आपंक। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। कैसा अपशिष्ट होता है? जो ठोस कचरा जल के अंदर मिला होता है वो क्या कहलाता है? आपंक। अब टंकी की पेंदी में एकत्रित सक्रियत आपंक में लगभग 97% क्या होता है? जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। इससे आपंक क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है, यानी सूख जाता है और उस पात्र की तली पे बैठ जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। क्या जो अनुपचारित मानव मल है वो स्वास्थ्य के लिए संकट है? कैसे? तो अनुपचारित मानव मल के वातावरण में बने रहने से विषैले पदार्थ क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। इससे फिर दुर्गंध आने लगती है, जिससे श्वास संबंधी और अन्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उस मल के ढेर पर मक्खियां, मच्छर और विभिन्न प्रकार के रोगाणु पनपने लगते हैं, जिसके कारण हैजा, तपेदिक, हेपेटाइटिस, पोलियो,
पेसिस, मेनिंजाइटिस जैसी आदि बीमारियां फैलने लगती है। इसके कारण जल और मृदा भी धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। अतः जो अनुपचारित मानव मल है वो मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल को रोगाणुनाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। तो वो 2 रसायन कौन से हैं? ओजोन और क्लोरीन है। इनकी मदद से हम जल को रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। तो जो अपशिष्ट जल को शुद्ध करने की जो मशीनें होती है उसमें जो शलाका छन्ने होती है उनके द्वारा अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, जो बड़ी बड़ी गंदगियां होती है जैसे कपड़ों के टुकड़े हो गए, डंडियां होगी, डिब्बे हो गए, प्लास्टिक पैकेट हो गए, नैपकिन हो गए, जो बड़े साइज के संदूषक या प्रदूषक है उनको इन शलाका छन्नों के द्वारा आसानी से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए कि स्वच्छता और रोग के बीच क्या संबंध है। तो स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। अगर स्वच्छता की कमी है, कहीं पर गंदगी फैली हुई है और पीने योग्य जो पानी है, पेयजल है, वो भी अगर दूषित है तो उसकी वजह से कई सारे रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही आज भी क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं, जिससे जल और मृदा दोनों ही क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है और अनुपचारित मल पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु पनपते हैं, जिससे कई सारे रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता और रोग एक दूसरे के पूरक है। यदि स्वच्छता अच्छी होगी तो रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे, और अगर स्वच्छता अच्छी नहीं होगी तो वहां पर रोग भी अधिक से अधिक उत्पन्न होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। हमें स्वच्छता के संबंध में एक जिम्मेदार नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है वो हमें बतानी है। तो देखें, सबसे पहली हमारी भूमिका होगी अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें यह करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम से कम हो, ज्यादा गंदगी कम से कम फैले। दूसरा, अपने पास पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह भी करना चाहिए। यानी अपने आसपास जितनी भी गंदगी दिखाई दे रही है उसके सफाई हेतु हमें प्रयास ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। तीसरा, यदि किसी के घर से निकलने वाला वाहित मल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो उन्हें अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति भी समझाना चाहिए। यानी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, इसका महत्व समझाना चाहिए, और इस प्रकार हम एक सक्रिय नागरिक के रूप में स्वच्छता से संबंधित अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। पहला में देखना है बाएं से दाएं, दूसरा जो है वो दिया हुआ है वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद। तो देखो क्या उत्तर होगा दूसरे का, यहां पर दिया हुआ है बायोगैस। क्या होगा, बायोगैस। ठीक। चौथा, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। तो चौथे में देखो क्या है, वो दिया हुआ है, हमें देखना है बाएं से दाएं। तो यहां पर क्या है, वात, ये वातन दिया हुआ है। ठीक है। फिर वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। तो सातवां देखो कहां पर है, सातवें में दिया हुआ है सीवर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सीवर। फिर उपयोग के बाद नालियों में बहता जल। तो आठवें का उत्तर कहां है, वो है वाहित मल। क्या कहलाता है, वाहित मल। ठीक है। फिर है ऊपर से नीचे देखना है, पहला जल उपचार में रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन। तो वो कौन सा है, ओजोन। ठीक है। फिर तीसरा, वह सूक्ष्मजीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं। तो तीसरे में क्या होगा, वो होगा, यहां पर मैं मिटा देता हूं, वो क्या है, अवायवीय जीवाणु। क्या है, अवायवीय जीवाणु। फिर पांचवा है संदूषित जल। तो जो संदूषित जल है वो क्या कहलाता है, वो अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है। फिर वह स्थान जहां वाहित मल से प्रदूषण पृथक किए जाते हैं।
तो वो स्थान क्या होगा? उपचार संयंत्र। क्या होगा? उपचार संयंत्र। फिर अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा मल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये जो पहेली दी गई है, इस पहेली को देख के बस प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित व्यक्तित्वों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, यह सजीव जीवों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है। दूसरा, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। यह सही है। ग, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह भी सही है। वायु में इसका अनुपात 3% है। यह भी गलत है। तो केवल ग और ख और ग दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन क आपका सही होगा, जिसमें क्या दिया हुआ है? ख और ग। ठीक है, ये वाले सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है और सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।